बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 18 रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ कॉमन इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन दैम। कि हमारे पास आइसोटोप्स में किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं तो उसमें क्या चीज़ डिफरेंट होती है और क्या चीज़ कॉमन होती है। तो अगर आप इसके जो आइसोटोप्स की डेफिनेशन है उस पर गौर करें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है। ठीक है, आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद आइसोटोप्स में सेम रहती है जबकि न्यूट्रॉन्स जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आएगा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं आइसोटोप्स के वो कॉमन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पर आप हाइड्रोजन की लिखना चाहें या कार्बन की लिखना चाहें, दोनों में से कोई एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और इसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, तो वो भी यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इट हैपन्स दैट अ न्यूक्लियर रेडिएशन इमिट्स फ्रॉम एन एटम ऑफ एलिमेंट। कि ऐसा होता है कि न्यूक्लियर रेडिएशंस इमिट होती हैं एक एटम के एलिमेंट के एटम से। इट मूव्स वन स्टेप अहेड इन पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन। कि जब भी एक एटम के एलिमेंट से न्यूक्लियर रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो वन स्टेप अहेड मूव कर जाता है, यानी कि एक स्टेप आगे मूव कर जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली ऐसा इसलिए होता है न्यूक्लियर रेडिएशन में, जब एटम किसी भी एलिमेंट का एटम एमिट होता है तो वो एक स्टेप अहेड मूव कर जाता है पीरियोडिक टेबल में। बेसिकली ये बीटा डिके होता है। बीटा डिके होता क्या है कि बीटा डिके के दौरान एटॉमिक नंबर जो होता है न्यूक्लियस का वो इंक्रीज कर जाता है 1 यूनिट। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली वो अगला एलिमेंट बन जाएगा पीरियोडिक टेबल का, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज हुए होते हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज हुए होते हैं, अरेंज हुए होते हैं। तो जब एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिके के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद इंक्रीज कर जाएगा तो वो बीटा डिके होगा और वो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है एक नंबर से। इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कार्बन था 14 6, तो ये हमारे पास क्या बन गया 14 7। बीटा डीके हुआ और साथ हमें एनर्जी हासिल हुई। तो इस केस में जो कार्बन था वो क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया, क्योंकि उसमें एक एटॉमिक नंबर जो था वो ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 इमिट रेडिएशंस। के एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो रेडिएशंस इमिट क्यों करते हैं। तो बेसिकली ऐसे आइसोटोप्स जिनका एलिमेंट्स के आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है वो 82 से ज़्यादा हो तो उसको रेडियो आइसोटोप का नाम दिया जाता है। एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो रेडियो एक्टिव बन जाता है इस केस में जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। यानी कि किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की निस्बत नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो तो वो रेडियो एक्टिव बन जाता है। रेडियो एक्टिव से मुराद वो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, यानी कि रेडियो एक्टिव डीके शुरू कर देता है। इसी वजह से उसको अनस्टेबल आइसोटोप्स का नाम भी दिया जाता है। तो जो स्टेबिलिटी होती है एटम की, अब जाहिर सी बात है अनस्टेबल का नाम दिया है अनस्टेबल आइसोटोप, तो अनस्टेबल क्या होगा या स्टेबल आइसोटोप क्या होता है। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी एटम की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की, और ये डिपेंड करती है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की। उनके दरमियान जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है ये उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी किसी भी एटम की ज़्यादा हो उसकी रिपल्सिव फोर्स से तो वो स्टेबल होता है, अदरवाइज वो अनस्टेबल होता है और फिर वो रेडियो आइसोटोप बन जाता है, रेडियो एक्टिव डीके शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, बीटा पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल इमिट होता है इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन से।
राइट न्यूक्लियर इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जो इक्वेशन होगी वो लिखनी है। तो बेसिकली जो बीटा डीके है इसमें जो ओरिजिनल यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाइड में बाय एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, यानी कि ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाइड कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाइड में और साथ ही बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज कर जाता है 1 से, जबकि मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आती। इसको अगर इक्वेशन की मदद से लिखें तो ये अगर हमारे पास सपोज कोई एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, तो डीके के बाद क्या होगा कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 हो गया है z+1 और जो मास नंबर है वो एज इट इज़ रहा है और साथ ही हमें ये बीटा पार्टिकल और एनर्जी हासिल होती है। तो ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाइड था, ये डॉटर न्यूक्लियाइड है और ये बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी उसके मुताबिक जो मास नंबर है वो सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है 1 से। अब अगर इसको बैलेंस करें तो ये -1 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, -1 +1, तो ये z और इस इक्वेशन का इस तरफ भी सिर्फ z रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल इन एयर विद सेम एनर्जी। जो रेंज होती है बीटा पार्टिकल की वो ज़्यादा क्यों होती है अल्फा पार्टिकल से एयर में सेम एनर्जी के साथ। यानी कि बेसिकली वो बीटा पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है कि बीटा पार्टिकल की रेंज अल्फा पार्टिकल की निस्बत ज़्यादा क्यों होती है। तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बीटा पार्टिकल की जो रेंज है वो अल्फा पार्टिकल की निस्बत ज़्यादा होती है। बीटा पार्टिकल का मास जो है वो स्मॉलर होता है अल्फा पार्टिकल की निस्बत, ठीक है, और इसी वजह से चार्ज भी उसका स्मॉलर होगा। तो ये इंटरेक्ट करता है लेस विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैटर एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल, यानी कि जो मैटर होता है जो भी सामने रख रहे हैं उसके साथ इसका इंटरेक्शन जो है वो कम होता है अल्फा पार्टिकल की निस्बत। इस वजह से जो इसकी पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा होती है और एनर्जी के साथ जो जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। हम इसको इक्वेशन की मदद से भी देख सकते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है E = 1/2 mv²। यहाँ से अगर हम इसकी वेलोसिटी देखना चाहें तो 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, m डिवाइड हो जाएगा, v इक्वल आ जाता है √2e/m, यानी कि अगर एनर्जी दोनों की सेम हो, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था कि एयर विथ सेम एनर्जी अगर सेम हो तो ये v प्रोपोर्शनल आता है 1/√m के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो बीटा पार्टिकल का मास कम होता है, इस वजह से उसकी रेंज ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल इन सॉलिड विद सेम एनर्जी। क्या आयोनाइजेशन पावर जो होती है अल्फा पार्टिकल की वो ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल की निस्बत सॉलिड में। इसको एक्सप्लेन करना है। तो अल्फा पार्टिकल्स हाईली आयोनाइजिंग होते हैं क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे। अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल की निस्बत जो अल्फा पार्टिकल है इसके ऊपर क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनकी हाईली आयोनाइजिंग पावर होती है, लार्ज मास कंपेयर टू बीटा पार्टिकल। इसी वजह से अल्फा का जो मास होता है वो भी बीटा की निस्बत ज़्यादा होता है। एंड बिकॉज दे आर रिलेटिवली स्लो, और ये रिलेटिवली स्लो भी होते हैं। दे कैन काज मल्टीपल आयोनाइजेशंस विद अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि मल्टीपल आयोनाइजेशंस कर सकते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे। जब डिस्टेंस कम हो तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मल्टीपल आयोनाइजेशंस कर सकते हैं, जबकि बीटा में या गैमा में ये खासियत मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, What fraction of a radioactive element will be left after 4 half-lives have elapsed? कि क्या फ्रैक्शन रह जाएगी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर 4 हाफ-लाइफ्स गुजर चुकी हों। तो इसको हम बेसिकली एक फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट को n0 कंसिडर करें और हाफ लाइव्स अगर हमारे पास n = 4 हो तो रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से n = n0 × 1/2 पावर n।
तो n की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी कि n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 पावर 4, तो n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/16 आ जाता है। हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी थी तो n नॉट इधर का डिवाइड होता है, n ओवर n नॉट इक्वल टू आ जाता है 1/16 के। तो इसका मतलब ये है कि 4 हाफ लाइफ्स के बाद 1/16 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू रह जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन is Zx plus 4 2He A plus 3 Z plus 2 Y plus W। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसमें पूछा ये गया है कि इस जो W लिखा हुआ है इसकी जगह पर कौन सा एलिमेंट आना चाहिए। तो हम बेसिकली इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस किस तरह करते हैं, किस तरफ A और 4 है, यानी कि A plus 4, A plus 3 मौजूद है, A plus 4 कैसे होगा कि एक और चाहिए, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब ऊपर देखें तो A plus 3 plus 1 A plus 4, और यहाँ पे भी A plus 4 है। नीचे Z plus 2, तो ये Z plus 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 0 रहेगा। अब जब हम रिजल्टिंग एलिमेंट देखते हैं एटॉमिक नंबर का इक्वल टू 0 है, रिजल्टिंग एलिमेंट जो है Y, उसका एटॉमिक नंबर 0 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास क्या होगा, एक न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को Y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, न्यूट्रॉन लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ जो W हमने एलिमेंट बताना था कि यहाँ पे क्या आएगा, वो न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, Why is energy released when lighter nuclei fuse with heavier nuclei? एनर्जी रिलीज क्यों करती है जब लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है हैवियर न्यूक्लियाई के साथ, यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई से हैवियर न्यूक्लियाई बनता है। दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो ये बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज होते हैं और वो सिंगल हैवियर न्यूक्लियाई बना देते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि टोटल मास ऑफ रिजल्टिंग सिंगल न्यूक्लियस जो होता है वो लेस देन होता है मास ऑफ द टोटल ओरिजिनल न्यूक्लियाई। ठीक है, लेफ्ट ओवर मास जो होता है वो क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। इसमें क्या बात कही गई है कि जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं तो वो एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं और इस प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी हासिल होती है। क्यों हासिल होती है, क्योंकि जो रिजल्टिंग हमारे पास हैवियर न्यूक्लियाई आता है ना, उसका जो मास है वो सिंगल न्यूक्लियस से लेस होता है, तो बाकी का जो मास है वो एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन अ न्यूक्लियस U-23892 absorbs a slow neutron, it subsequently emits 2 alpha particles. What is the resulting element? क्या हमारे पास एक एलिमेंट गिवन है, वह अब्जॉर्ब करता है एक स्लो न्यूट्रॉन को, और तो ये सबसिक्वेंटली एमिट करते हैं 2 अल्फा पार्टिकल्स। रिजल्टिंग एलिमेंट क्या होगा इसमें, तो हम राइट करते हैं, इक्वेशन पहले लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास उसने क्या कहा है कि ये एक एलिमेंट है, एब्जॉर्ब करता है एक स्लो न्यूट्रॉन को प्लस 1 न्यूट्रॉन। ये क्या बन जाएगा, इनको अगर हम सम अप करें तो 238 प्लस 1 239 92, यहाँ पे ये U आएगा। ठीक है, ये U-239 92 बन जाता है, प्लस इट सब्सिक्वेंटली इमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल्स। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स हीलियम होता है, तो 2 ऑफ द हीलियम प्लस व्हाट इज द रिजल्टिंग एलिमेंट, जहां पर क्या आएगा। तो हम इसको एलिमेंट को सपोज कर लेते हैं कि ये Y है, और इसकी मदद से अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें इसके साथ, 2 4s are 8, ठीक है 8, और यहां पर कितना होना चाहिए कि 239 आएगा, 231 होना चाहिए। 231 प्लस 8 239, 2 2s are 4, और यहां पे क्या होना चाहिए कि 92/88। तो इस वजह से हमने y के साथ 231 और 88 लिख दिया। रिजल्टिंग एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है 88 के। ये हमें मालूम हो गया इस एलिमेंट की मदद से। जब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है तो 88 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियम है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो 231 88 रेडियम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो ना, आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो उसको आपने जस्ट बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के बाद जहाँ पे जो भी
एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपके पास बैलेंस करने से आ जाएगा, तो उसको चेक कर लेना है कि वो कौन सा एलिमेंट बनता है। तो इस ज़रिए से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट पूछा गया था ना, वो हमारे पास क्या होगा, रेडियम होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ लॉन्ग विल अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेक टू डीके कंप्लीटली। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट कितना टाइम लेगा कंप्लीटली डीके करने में। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेसिकली इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीटली डीके करेगा। इसका मतलब ये है कि हम वो टाइम मेजर ही नहीं कर सकते जिस टाइम में वो कंप्लीटली डीके करे, या दूसरे लफ्ज़ों में वो कंप्लीटली डीके करता ही नहीं है। हम अगर ओरिजिनल क्वांटिटी को 1000 ग्राम लें तो हाफ लाइफ क्या होती है, उसका हाफ रह जाता है ना हाफ लाइफ के बाद। तो 1000 ग्राम फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 500 आ जाएगा, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई 2 500 रह गया। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद क्या रह जाएगा, 250 डिवाइडेड 500 डिवाइडेड बाई 2 तो 250। थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ रह जाएगा, यानी कि 125। फोर्थ हाफ लाइफ में 125 का हाफ रह जाएगा, और इसी तरह ये कंटिन्यू करता जाता है और कभी एंड होता ही नहीं है, यानी कि जितनी भी मिनिमम वैल्यू हो जाए उसका वो हाफ होता रहता है, तो कंप्लीटली तो डिके होता ही नहीं है। सो द लाइफ टाइम ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज अनलिमिटेड एंड इज डिफिकल्ट टू मेजर। तो जहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।